4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अगर आप भारतीय हैं तो आप इस लाइन से निश्चय ही वाकिफ होंगे। आप वाकिफ होंगे पृथ्वीराज चौहान से, आप वाकिफ होंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी से। नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा भारतीय ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित खास कार्यक्रम द ग्रेट वॉर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम कथा लेकर आए हैं तराइन के इन दोनों महायुद्धों की। तराइन के इन दोनों युद्धों को जानने से पहले हमें इनके मुख्य किरदारों के बारे में जानना अति आवश्यक है और जाननी पड़ेगी उस पृष्ठभूमि को जिसकी वजह से ये युद्ध हुए। सबसे पहले शुरू करते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की पृष्ठभूमि से। आज के वर्तमान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच में एक क्षेत्र हुआ करता था घोर। 940 ईस्वी और 950 ईस्वी के आसपास इसके प्रथम शासक का नाम उभरकर सामने आया। इतिहास में ये नाम अमीर सूरी के नाम से दर्ज है। 1011 ईस्वी में महमूद गजनी का आक्रमण होता है और इस आक्रमण में वहां का उस वक्त का शासक जो कि मोहम्मद इब्न सूरी वो हार जाता है और महमूद गजनवी उसे मार देता है। महमूद गजनी के आक्रमण के बाद जहां इस कबीले का पूरी तरह से धर्मांतरण कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ ये कबीला गजनी साम्राज्य के अधीन हो चला था। इस इतिहास में दूसरा मोड़ तब आता है जब 1148 ईस्वी में गजनी साम्राज्य और घोर कबीले के बीच में मतभेद पैदा हो गए और इसी मतभेद की वजह से घोर कबीले वालों ने एक साथ मिलकर एक सेना खड़ी कर गजनी साम्राज्य पर हमला कर दिया। घोर कबीला था, उसने अपनी शक्ति स्थापित करनी शुरू कर दी थी और अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। घोर कबीले की इस विस्तारवादी नीति को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब इस कबीले की सत्ता पर गियासुद्दीन और उसका भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी बैठा और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जरा सा कहानी को तेज करते हैं। साल 1173 ईस्वी जब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने अपने भाई गियासुद्दीन के साथ मिलकर कांधार पर आक्रमण किया और कांधार को जीत लिया और इसी के साथ उसने गजनवी साम्राज्य के केंद्र गजनी पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। 1173 ईस्वी में कांधार और उसके बाद गजनी, लेकिन उससे पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने अपने भाई के साथ में हेरात, सियासतदान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किए, जहां पर शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को सफलताएं मिली और इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का जो पूरा राज्य था, जो पूरा साम्राज्य था, वो काफी बृहद स्तर पर फैल चुका था। जो आज का अफगानिस्तान है उतना बड़ा क्षेत्र लगभग उसके अधिकार में आ चुका था और पूर्व में जब वो आक्रमण करने की सोचता है तो अफगानिस्तान के पूर्व में जो क्षेत्र पड़ता है वो आज की तारीख में तो पाकिस्तान है, लेकिन तब वो पूरा एक भारतवर्ष हुआ करता था और भारतवर्ष पर आक्रमण करने से पहले आपको उस वक्त पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण की शुरुआत की। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी एक लाव लश्कर के साथ चला और उसने धीरे धीरे कर क्षेत्र जीतने शुरू किए। सबसे पहले बड़ा आक्रमण हुआ मुल्तान पर, जो कि 1175 ईस्वी में हुआ और इसमें मुल्तान में उसने कर्मठियंस को हरा दिया और कर्मठियंस को हराने के बाद उसने उच्च के किले की तरफ कदम बढ़ाए। उच्च का किला जो कि दक्षिण पंजाब में था और ये बहुत ही ऐतिहासिक किला था। यहाँ पर आक्रमण हुआ और उच्च का किला शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के अधिकार क्षेत्र में चला गया और उच्च के किले पर अधिकार करने के बाद 1178 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने गुजरात की तरफ कदम बढ़ाया। गुजरात में उस वक्त चालुक्यों में सोलंकी वंश का शासन। गुजरात पर आक्रमण करने की सबसे बड़ी वजह जो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने सोची थी वो ये कि गुजरात की सत्ता पर उस वक्त मूल राजा द्वितीय बैठा था, जो कि छोटा सा बच्चा था और उसके छोटे होने की वजह से पूरे शासन का कार्यभार उसकी माता नायकी देवी देखती थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने सोचा था कि ये बहुत ही आसान जीत होगी, लेकिन ठीक हुआ उसके विपरीत। 1178 में हुई इस लड़ाई में नायकी देवी ने जहां एक तरफ शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को इतनी लज्जाजनक पराजय दी कि उसने गुजरात की तरफ देखना बंद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उसके लगभग सारे सैनिक मार दिए। गुजरात से मिली शर्मनाक हार के बाद से गजनी की तरफ वापस जाते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने लाहौर और पेशावर के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और ये गजनवी साम्राज्य का आखिरी स्तंभ बचा था और उसे भी उसने जीत लिया। इधर भारत में भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे थे और भारत में एक वीर योद्धा का उदय हो रहा था। नाम पृथ्वीराज चौहान। अपने चचेरे भाई नागार्जुन को हराकर
सपाट लक्ष्य की पूरी जो भूमि थी, जो पूरा क्षेत्र था, उस पर पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने 1190 में खैबर पास दर्रे को पार किया और उसके बाद वो पंजाब से होते हुए तबर हिंद किले की तरफ बढ़ा। तबर हिंद किला, जो कि आज भटिंडे के किले के नाम से जाना जाता है, और वहां पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। आज का अजमेर, जो कि उस वक्त अजमेरू के नाम से जाना जाता था और जो कि सपाट लक्ष्य की राजधानी था, जो कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, और पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ साथ अजमेरू से निकल गए भटिंडे के किले की रक्षा के लिए। भटिंडे का किला, जो कि अब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के सेना नायक के पास में था, और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी अब पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़ने वाला था। और ये युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया। 1191 ईस्वी में लड़े गए इस युद्ध में बहुत ही भीषण संग्राम हुआ। तराइन के युद्ध में सैनिकों का भीषण कोलाहल मचा हुआ था। हाथियों की बहुत बड़ी और भारी सेना थी पृथ्वीराज चौहान के पास, और वहीं दूसरी तरफ घुड़सवारों की दक्ष सेना थी शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के पास। और हाथी जब चिंगाड़ कर आगे बढ़ने लगे तो उसके प्रशिक्षित घोड़े और उसके घुड़सवार वो भी पीछे हटने लगे। घोड़ों में डर पैदा हो गया और सिहरन पैदा हो गई, और वो हाथियों की चिंगाड़ की आवाज से डरने लगे। और इसी बीच जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो विशाल सेना थी। उसने तीन तरफ से शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की सेना को घेर लिया, और तीन तरफ से जब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी घिर गया तब उसे ये समझ आ गया कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है। उसने प्रयत्न करना लेकिन तब भी नहीं छोड़ा। वो एक कुशल योद्धा था। इस हारते युद्ध को जीतने के लिए शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने पूरा जोर लगा दिया। घोरी अपनी घोड़े पर बैठा तेजी से बर्छी फेंकता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, और उसने बर्छी से पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक गोविंदराज को घायल कर दिया। लेकिन गोविंदराज भी कहाँ चूकते, उन्होंने भी भाला फेंक कर मारा, जिससे शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के घोड़े की मृत्यु हो गई और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी नीचे गिर पड़ा। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक गोविंदराज और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के बीच में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। ये द्वंद्व युद्ध था जो कि युद्ध के मैदान में उस वक्त हो रहा था, जहां एक तरफ राजपूत सैनिक घोड़ों पर, हाथियों पर और तलवारों के साथ में लड़ रहे थे, वहीं दोनों सेनाओं के सेनानायक मल्ल युद्ध या यूं कहें द्वंद्व युद्ध लड़ रहे थे, और इसमें घोरी को पूरी तरह हार मिली। इस युद्ध में घोरी बुरी तरह घायल हो चुका था, और अब या तब ऐसा एक पल आ गया था जब उसे ये साफ लग रहा था, ये साफ प्रतीत हो रहा था कि अब उसकी मृत्यु आ जाएगी। लेकिन तभी अचानक मैदान के बीच से एक घुड़सवार तेजी से आता है, उसे खींचता है, अपने घोड़े पर बैठाता है और युद्ध के मैदान से निकल जाता है, और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी बच जाता है। ऐसा नहीं है कि गोविंदराज ने उसे पकड़ने की चेष्टा नहीं की, लेकिन जब वो घुड़सवार तेजी से शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को भगाकर ले गया, तब जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। और यही एक गलती पृथ्वीराज चौहान को बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि एक साल बाद एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो कि भारत की दशा और दिशा को बदलने वाला था। लगभग 700 से 800 वर्षों का भारत का इतिहास लिखा जाने वाला था, और भारत में इस्लामिक शासन का आरंभ होने वाला था। गजनी लौटते ही शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने अपने सारे सलाहकारों को मार डाला, अपने सारे सेना नायकों को मार डाला, लेकिन उसने अभी भी अपने गुलामों को जिंदा रखा। ये वही गुलाम थे जिन्होंने उसे युद्ध के मैदान से बचाया था, और यही कारण था कि वो इन गुलामों को अपने बच्चे की तरह मानता था। कन्नौज के राजा की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की वजह से पृथ्वीराज चौहान के लिए हालात अब आगे मुश्किल होने वाले थे, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जब जयचंद ने स्वयंवर बुलाया था, जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे, उन्होंने जब स्वयंवर बुलाया था तब उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में पहुंचे और उन्होंने वहां से संयोगिता का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ शादी की। लेकिन इससे जयचंद नाराज हुआ और जयचंद ने एक पत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को लिखा और उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान पर भी आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। संयोगिता के स्वयंवर की वजह से जहां एक तरफ पृथ्वीराज चौहान के जो सहयोगी थे उनमें कमी आई थी, क्योंकि कुछ राजपूत इससे नाराज हो गए थे। उधर गजनी में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी अपनी बदले की कार्रवाई को पूरी करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा था, और इस
तैयारी में उसने उज़्बेक लड़ाकों, तुर्क लड़ाकों को इकट्ठा किया और उसने अपनी सेना में शामिल किया। ये प्रशिक्षित लड़ाके थे जो कि युद्ध लड़ सकते थे। उसने धीरे धीरे कर रणनीति बनाना शुरू किया और साथ ही उसने पृथ्वीराज चौहान को एक एक कर पत्र भी लिखे कि अगर पृथ्वीराज चौहान उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो वो आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत, ये कैसे सोच सकता है? पृथ्वीराज चौहान ने इसे नकार दिया। गजनी से कांधार और कांधार से मुल्तान, लाहौर के रास्ते खैबर पास को पार करते हुए मोहम्मद घोरी और एक बार तराइन के मैदान में पहुंचा, जहां पर इस बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ में उसका मुकाबला होने वाला था और ये मुकाबला बहुत ही भीषण होने वाला था। लेकिन इस बार शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने अलग तैयारी कर रखी थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की तैयारी इस वक्त थोड़ी अलग थी। उसने एक रणनीति बनाई थी। उसकी रणनीति क्या थी, अब जरा सा इसे ध्यान से सुनिएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का जो खेमा था वो तराइन के मैदान में एक तरफ रुका हुआ था और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का जो पूरा खेमा था। पृथ्वीराज चौहान का जो पूरा खेमा था उसमें लगभग 150 के आसपास जो राजपूत सेना नायक थे, जो कि अपनी अपनी छोटी छोटी सेनाओं के साथ में उस बड़ी सेना में शामिल हुए। पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना इन तंबुओं में रुकी हुई थी, क्योंकि भारत में युद्ध के कुछ नियम थे जो कि ये राजा मानते थे। जो राजपूत राजा थे वो दिन में युद्ध करते थे और रात के समय विश्राम करते थे और दिन के समय युद्ध करते थे, और इसी का फायदा शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने उठाया। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने रणनीति बनाई। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने अपने एक छोटी सी टुकड़ी को तैयार किया। उसने कहा कि भोर में जाकर पूरे के पूरे तंबुओं में आग लगा दो। हालांकि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ये अच्छी तरह से जानता था कि जब ये टुकड़ी जाएगी तो ये पकड़ी जाएगी, और इसीलिए उसने अपनी जो सेना थी उसको ये कहा कि जब लगे कि ये टुकड़ी भागकर वापस आ रही है उसी वक्त हमें यहाँ से भागकर निकलना पड़ेगा। तीर चलाने वाली टुकड़ी को उसने 4 भागों में बांट दिए। हर भाग में 10,000 की संख्या में सैनिक थे और ये तीर चलाने में सक्षम थे। उनसे कहा गया कि जब पृथ्वीराज चौहान की सेना पीछा करती हुई आए तो उस वक्त उन पर आक्रमण करना है, उन पर तीर चलाना है, और पहली बार तीर चलाना है, दूसरी बार तीर चलाना है, तीसरी बार तीर चलाना है। ये तीर चलाने का क्रम कुछ देर तक जारी रहेगा और इसमें जितने पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक है वो मारे जाएं, उसके बाद तुरंत पीछे की तरफ भागना है, और पीछे की तरफ उसने बाकी की सेना को तैनात कर दिया है। ये पूरा का पूरा व्यूह रचा गया था और इसमें यकीन मानिए पृथ्वीराज चौहान की सेना फंस गई। भोर का समय शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की भेजी हुई टुकड़ी ने तंबुओं पर आक्रमण करना शुरू किया। उन्होंने उसे जलाने की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ की, राजपूतों ने देख लिया और इसके बाद उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान सो रहे थे, उसके साथ साथ कई और राजपूत वो सो रहे थे। वो तुरंत जगे, उन्होंने अपने घोड़ों को पकड़ा, अपने शस्त्र तैयार किया और वो उनके पीछे हो लिए। जैसे ही शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने देखा कि वो छोटी सी टुकड़ी जो उसने आग लगाने के लिए भेजी थी वो वापस आ रही है, उसने तुरंत अपने तीर चलाने वाले सैनिकों को इशारा किया और इसके बाद वो और बाकी की पूरी सेना वो तैयार हो गई भागने के लिए और वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो पीछा करने लगी और ये क्रम चलता रहा। ये बहुत देर तक पृथ्वीराज चौहान की सेना पीछा कर रही थी। लेकिन एक और खास बात जो शायद आप नहीं जानते थे, जिस दिन ये पूरी की पूरी घटना हुई थी उसके एक दिन पहले पृथ्वीराज चौहान और कई सारे राजपूत उन्होंने उपवास रखा था। शायद कोई धार्मिक पर्व था और इसी के उपलक्ष्य में उपवास रखा गया था। चूंकि यहाँ पर शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने एक रणनीति बनाई थी जो कि यहाँ पर कार्य करने वाली थी और पृथ्वीराज चौहान उस रणनीति में फंस गए। उन्होंने पीछा किया, भूख प्यास से पूरे के पूरे राजपूत एक तरफ जहाँ बेदम हो गए, उनके घोड़े थक गए, वहीं दूसरी तरफ जब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के तीर चलाने वाले सैनिकों ने तीर चलाना शुरू किया तो उसमें बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए। और तब पृथ्वीराज चौहान को यह एहसास हुआ कि हम शायद एक व्यूह में फंस गए हैं। लेकिन राजपूत तो राजपूत होते हैं, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने इसका सामना करने का निर्णय लिया और वो आगे बढ़े और इसके बाद पूरी की पूरी सेना आगे जाकर उस चक्रव्यूह का शिकार हो गई जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने बिछाया था। आगे बड़ी मात्रा में घोरी की सेना पृथ्वीराज की सेना का इंतजार कर रही थी। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि ये
या पार की लड़ाई है और अगर इसमें जीतना है तो ये बहुत जरूरी है कि पृथ्वीराज चौहान की जो बची कुची सेना है उसका खात्मा किया जाए। युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, ये संग्राम भीषण था। इसमें गोविंदराज मारे गए और साथ ही इसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। अब शुरू होती है असली विवाद की जड़ कि पृथ्वीराज की मृत्यु हुई कैसे। पृथ्वीराज रासो जो कि ये बताती है कि पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान को यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी को मार दिया था, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो अलग हैं। ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की जो मृत्यु है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा का पूरा भारत का जो साम्राज्य था वो सौंप दिया था और उसके बाद वो गजनी की तरफ वापस लौट रहा था और रास्ते में खोखर ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ क्या, इसको कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इतिहासकार जो मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के बाद बंदी बनाकर अजमेर लाया गया और अजमेर लाकर वहीं पर उनको बंदी बनाकर रखा गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। किसी की वदंती में यह बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर जब अजमेर लाया गया था तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने का एक निमंत्रण दिया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने ठुकरा दिया था। लेकिन सत्य क्या है इसके बारे में जब तक इतिहास में और ज्यादा रिसर्च नहीं होती है, इतिहास में और ज्यादा खोज नहीं होती है, तब तक पता नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारा फेसबुक वर्जन देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें अपना अमूल्य फीडबैक जरूर दीजिए।